चलिए नमस्कार साथियों, सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएंगे और बीपीएससी टीआरई 3 के टेस्ट पेपर जो आपका जीएस पेपर है, जीएस का टेस्ट 3 पेपर में जो मैथ्स का टॉपिक है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे और मैथ्स के डिस्कशन को देखेंगे कि मैथ्स में जो टॉपिक है, मैथ्स में जो सवाल है, इसके सवाल के क्वेश्चंस को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। बीपीएससी टीआरई 3 का जो जनरल पेपर होता है, जनरल स्टडी होता है जो 40 नंबर का, उसी में मैथ्स 8 क्वेश्चंस अगर दिए जाते हैं तो वही 8 क्वेश्चंस का आपका डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट सभी लोग जुड़ जाएंगे। ये आपका 25वां नंबर सवाल से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये कितना आंसर, कितने लोगों का आंसर ये आ चुका है ये बताएंगे। कितने लोगों का आंसर ये आ चुका है वो बताएंगे। तो यहां पे दिया हुआ है कि 9 पर पावर m इंटू 3 पर पावर 5 और ये 27 पर पावर 3 ये दिया हुआ है। तो यहां इक्वल टू 3 पे पावर 9 दिया हुआ है। मुझे ये चाहिए कि ये 3 बराबर 3 पे पावर 9 होना है, तो यहां भी हमको 3 पर पावर 9 लाना पड़ेगा। तो इसको देखेंगे, 9 को हम लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 2, 9 को हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 और m मल्टीप्लाई हो जाएगा। याद रखना कि अगर कभी भी अगर ये पावर m है और इस तरीके से ब्रैकेट में पावर है तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, m इंटू n हो जाता है। ठीक है, फिर यहां पे अगर हम देखें कि यहां पे 3 पर पावर m है तो 3 पर पावर यहां 5 आ गया। 27 को हम क्या, 27 को हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 3 और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 3 9, मतलब यहां से आ जाएगा आपका 9 और नीचे आपका बटा में दे रखा है 3 इंटू, क्या हम 81 को लिख सकते हैं 3 पर पावर 4 और ये आपका आ गया। तो यहां पे आ गया 3 इंटू 4 चौक 16 और यहां पे 1 है तो पावर क्या होंगे, याद रखना कि यहां पे पावर जो होंगे 3 पर पावर 1 इंटू 3 पर पावर 4 और इक्वल टू दिया हुआ है 3 पर पावर 9। यहां पे याद रखना कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर आपका जुट जाता है, पावर आपका ऐड हो जाता है। जब भी आपका ये अगर मल्टीप्लाई में है, बेस अगर मल्टीप्लाई में और सेम बेस है तो पावर जो होता है ऐड हो जाता है। 3 पर पावर 2m प्लस 14 ये आ जाएगा। अब यहां पे आ जाएगा 3 पे पावर यहां पे 16 हो जाएगा यहां पे। ठीक है, 16 और यहां पे आ जाएगा, जुट जाएगा, पावर जो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर आपका ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 पर पावर 9। अगर यहां पे बात समझिएगा कि अगर a पर पावर m है और बटा में भी a पर पावर n है तो नीचे वाला पावर ऊपर जाके घट जाता है। बेस सेम रहता है, बटा में फ्रैक्शन में तो पावर ऊपर जाके क्या होंगे, घट जाएंगे। बात समझे कि नहीं। तो यहां से ये चीजों को हम लोग देख लेंगे, क्लियर है। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि ये 17 ऊपर जाके घटेगा, 17 ऊपर जाके घटेगा, ये 3 पर पावर है और यहां पे भी 9 है। तो बेस से कोई मतलब नहीं, पावर से हमको देखेंगे। तो यहां पे क्या आना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे m के जगह पर क्या होना चाहिए कि घटाने के बाद पावर 9 हो जाए। बेस से हमको कोई मतलब नहीं है तो m का क्या रख दें, m अगर हम यहाँ पे 6 रखते हैं तो m अगर 6 रखते हैं तो 6 दूनी 12 और 12 और यहाँ पे 26 में से अगर 17 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, मतलब m का आंसर आ जाएगा कितना, 6। m का आंसर कितना आ जाएगा, 6, मतलब C इज द राइट आंसर, C इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत यहां पे, कहीं को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। क्लियर है यहां तक, तो सभी लोग थोड़ा सा एक बार शेयर कर देंगे। चलिए अगला यहां पे कर रहा है, किसी सम अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 है तो अष्टभुज के बहिष्कोण का मान कितना होगा। तो आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर जोड़कर होता है 180 डिग्री, मतलब अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का योग होता है 180 डिग्री और यहां पे अंतःकोण का मान दिया हुआ है 135 डिग्री। तो बताइए ये जो होंगे ये कितना होंगे, 45 डिग्री होंगे, मतलब ए इज द राइट आंसर। ए आपका सही आंसर आ गया, यहां तक कोई दिक्कत। 26 का आंसर है कितना, ए सही। ठीक है, नितेश सी का आंसर आ चुका है, चलिए बहुत बढ़िया।
राजेश जी का 25 का सी आया है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नितेश गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं। ठीक है, यहां देखो एक बात को समझिएगा, थोड़ी सी यहां पे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे। यहां क्या किया है कि एक कार का क्रय मूल्य इतना रुपया था और इस एक्स के द्वारा वाई को 5% के लाभ पर बेचा गया। तो देखेंगे कि यहां पे एक्स के द्वारा वाई को बेचा गया कितना परसेंट लाभ पे, तो 1.5 लाख रुपया था। इसका एक मतलब 5% लाभ को, क्या हम 5% लाभ लेंगे तो कोई चीज अपने आप में 100% होता है, 5% लाभ हुआ तो क्या ये परसेंट हटाएंगे तो नीचे ये आ जाएगा। तो 21/20 लिखेंगे कि नहीं भाई? हाँ लिखेंगे। तो यहां पे डायरेक्ट हम 21/20 लिखेंगे। यहां से ये कट जाएगा 0 से और ये कट जाएगा आपका 7500। तो यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो 5 ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 15, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आपका ये आंसर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स ने वाई को इतना पे सेल किया, तो एक्स को कितना रुपया प्राप्त हुआ? एक्स को प्राप्त हुआ कितना? 1,57,500। 1,57,500 रुपये का क्या हुआ? इसको लाभ हुआ। किसको? ए को। क्लियर है? ए ने वाई से कितना, एक्स ने वाई से कितना रुपया लिया? एक्स ने वाई से 1,57,500 रुपया लिया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? उसके बाद बोला गया है कि इसे वाई द्वारा एक्स को 1% की हानि पर बेच दिया वापस। मतलब फिर बोला कि इसने इतना रुपया में खरीदा, वाई ने इतना रुपया में खरीदा और फिर वापस किसको कर दिया? एक्स को सेल कर दिया। तो यहां से देखा जाए, अगर देखा जाए तो एक्स परसेंट 1% की हानि पे से बेच दिया, मतलब 1% की हानि पर इसको क्या किया? सेल कर दिया। तो 1% इसको निकाल लेते हैं, तो 1% देख लेते हैं कितना आता है। ठीक है, तो 1,57,500 में से आपका इतना घटा देंगे, एकदम आराम से देखेंगे। ये 5 आएगा, ये 2 आएगा और यहां पे आएगा आपका 9। ठीक है, 1,55,925 रुपये का यहां पे मुनाफा हुआ। मतलब एक्स ने इसको, ये वाई ने जब एक्स को बेचा तो इतना रुपया दिया और लिया था इतना रुपया, तो दोनों का अंतर अगर कर देते हैं तो वही आपका एक्स का जो लाभ होगा वही लाभ होगा। हेर फेर करने में उतना ही लाभ होगा। तो ये 5 आएगा, तो यहां से आ जाएगा आपका कितना? 9 7 और यहां से आपका 14 में से 9 चल जाएगा, सॉरी 14, ये 5 आएगा और ये मतलब यहां से 1575 रुपये का लाभ होगा। किसको? एक्स को। किसको होगा भाई? एक्स को। ठीक है, एक्स को जब लाभ होगा तो देखेंगे यहां ऑप्शन में कोई ऑप्शन आपका टेली नहीं कर रहा है, मतलब ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, मतलब एक्स ने क्या किया, याद रखिएगा, देखिएगा कि एक्स ने वाई को दिया, तो वाई एक्स को इतना रुपया मिला, मतलब वाई इसको इतना रुपया दिया। फिर वाई जब सेल किया उसको 1% हानि पर, मतलब वाई जितना में खरीदा था उसका 1% हानि पर बेच दिया। मतलब वाई एक्स को इतना रुपया में बेचा। एक्स ने लिया था एक्स ने इतना और दिया इतना, तो बीच का जो कड़ी है वही उसको मुनाफा होगा। किसको? एक्स को। ठीक है, वही आपका एक्स का मुनाफा होगा। क्लियर है? यहां तक कंप्लीट? सभी को समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं कि यदि क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। मतलब यहां से एक बात समझिएगा कि एक घन है, ये 3 प्रकार का घन है ना। छोटा छोटा घन है, छोटा ये घन है, इसको क्या किया? पिघलाकर एक बड़ा घन बना दिया गया। तो इस बड़े घन का आपको पूछ रहा है कि इस बड़े घन का आपका मान लेते हैं ये ए है और इसका दिया हुआ है 3, इसका दिया हुआ 4, इसका दिया हुआ 5। मतलब इसको पिघलाकर एक बड़ा घन बना दिया। इसका कहने का मतलब हुआ कि सभी का आयतन
जोड़ेंगे तो इसके आयतन के बराबर होगा, इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो याद रखना कि जो क्यूब का जो आयतन होता है, क्यूब का जो आयतन होता है वो एक क्यू होता है, भुजा क्यू होता है। तो 3 का क्यू लेंगे, 3 का क्यू प्लस 4 का क्यू प्लस 5 का क्यू इक्वल टू हो जाएगा, बड़ी घन निकलकर सामने आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 27, ये आ गया 16 और ये आ गया 125 इक्वल टू ए क्यू। तो यहां से अगर बात करें तो ये सभी को जोड़ा जाए तो ये आ जाएगा आपका 216 ए क्यू, मतलब ए का मान आ गया आपका कितना, ए का मान आपका ये 16 6 का क्यू है ना, 216 6 का क्यू है। तो ये आपका राइट आंसर आ गया। क्या यहां तक सभी को कोई दिक्कत है? एक आ गया 6, मतलब यहां पे आंसर आ गया। मतलब लार्ज घन का, लार्ज जो घन बना है दोनों तीनों को मिलाकर एक बड़ा घन बना, इस घन का आयतन के बारे में वो पूछ रहा है। तो ये घन का आयतन हो गया कितना, 6 आ गया। कोई दिक्कत किन्हीं को? बताएंगे भाई? ठीक है यहां तक? चलिए अगले सवाल। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि, मतलब कितने प्रतिशत, मतलब यहां पे आपको R% निकालना है, कितने परसेंट की वार्षिक दर पर निवेश की गई किसी धनराशि पर, किसी भी धनराशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि का 3/4 के बराबर है। निवेश की गई राशि का देखेंगे अब, निवेश की गई राशि के 3/4 है कौन, साधारण ब्याज। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल अगर 4 हुआ तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हो भाई, 3 हुआ। टाइम कितने साल में ये हुआ, 15 ईयर में हुआ है ना, 15 साल में ये हुआ। तो रेट परसेंट अगर निकालना है मेरे दोस्त भाई, अगर रेट परसेंट निकालना है बंधु, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ब्याज गुणा 100 और बटा मूलधन इंटू समय 15। तो ये कट जाएगा आपका 5 बार में और ये आपका कट जाएगा 25 बार में, ये 5 से कट जाएगा 5, मतलब आंसर आ जाएगा 5%। सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है यहां तक? बात समझ पाए यहां तक? क्लियर है यहां तक? किन्हीं को कोई दिक्कत वाली बात है यहां पे? नहीं ना? चलिए बात समझे कि नहीं? मतलब यहां बोला गया है कि साधारण ब्याज निवेश की राशि का 3/4, इसका मतलब निवेश किया गया 4 तो ब्याज मिला कितना, 3 मिला। ब्याज कितना मिला, 3। कितने साल में, 15 साल में। 15 साल में मिला तो R% निकाल दिए, R% बराबर होता है ब्याज गुना 100 मूलधन, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। ठीक है, ये चीजों को देखें थोड़ा सा। एक यहां पे 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, डॉट 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 n का क्यू का एक फॉर्मूला होता है, इसका समेशन मतलब इसका सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n-1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर होता है। बात समझे? ये एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है क्यू वाला, n तक का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकालेंगे, इसका फॉर्मूला निकाल देंगे पहले। तो यहां फॉर्मूला n का मान आपका कितना है, 8। तो यहां से आ जाएगा 8 इंटू n+1 होगा, सॉरी n+1 होगा इंटू 9/2। ठीक है, बाई 2 8 इंटू n जगह पर n+1 मतलब 9/2 का पावर देखा गया यहां पे 2 और पूरे पर दिया गया है पावर कितना, -1/5/2। क्लियर है यहां तक? ये दिया हुआ है। देखेंगे इस बात को समझेंगे कि ये आपका ये और ये खत्म हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू -5/2 होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा इतना, तो यहां से आ जाएगा 36 पर पावर -5। क्या हम इसको लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, 6 पर पावर
6 पर पावर दू, अब -5, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब सी इज द राइट आंसर, सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत वाली बात? ये फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, ये क्यू वाला फॉर्मूला होता है ना, फिर पावर वाले फॉर्मूला होता है, पावर 2 वाले, और ये फॉर्मूला आपका यहां पे दिया, तो उसी फॉर्मूले से यहां पे इसको बनाया गया। ठीक है, आगे दिया है कि यदि किसी संख्या का 3/4, यदि किसी संख्या का 3/4 उसके 1/3 से 50 अधिक है, मतलब कोई संख्या का 3/4 की अगर बात किया और इसके 1/3 से कितना अधिक है, 50 अधिक है, तो अगर कभी भी फ्रैक्शन की बात आए, एक ही क्वेश्चन में एक से अधिक फ्रैक्शन की बात आए, तो वो संख्या मानने के लिए हरों का एलसीएम ले लेते हैं। 3 4 तिया 12, मतलब वो संख्या जो है, जो नंबर है, वो आपका है कितना, 12। अब बोला गया है कि इसको 3/4 से गुणा करने के बजाय इसको 3/4 से गुणा किया गया, तो 3/4 से गुणा किया गया तो 4, ये आपका 9 आया, और इसको 1/3 से गुणा किया गया तो ये आपका 4 आया। तो यहां से एक बात समझेंगे कि किसी संख्या का 3/4, इसका 3/4 आया 9, किसी संख्या का 3/4 मतलब संख्या आप माने हैं 12, इसका 3/4 9 आया, उसके 1/3 आया कितना, 4 से कितना अधिक है भाई, यहां पे दिया है 5 अधिक है, मतलब यहां देखेंगे रेशियो में कितना अधिक है, तो 5 बराबर आपका 50 अधिक है, तो 1 यूनिट का मान आ गया कितना, 10। 1 यूनिट का मान 10 आ गया, तो यहां पूछ रहा है वह संख्या ज्ञात करें, तो संख्या आ जाएगा कितना, यहां 10 गुना कर देंगे तो 120 इज द राइट आंसर। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात यहां पे बताएंगे भाई, ये समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? चलिए सी आंसर आ, चलिए बहुत बढ़िया। सौरभ सी 55 का आ रहा है सी, चलिए बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत यहां वाली बात समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये आपका पेपर का जीएस पेपर, बीपीएससी 3 का जीएस पेपर टेस्ट 3 का आपका लास्ट क्वेश्चन है मैथ्स का। देखेंगे इसका अप्रोच क्या होगा, इस क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच क्या होगा, उस अप्रोच को थोड़ा सा ध्यान से देखना। अप्रोच क्या है, या इस बात को समझना। क्या यहां पे अगर देखेंगे इसको सॉल्यूशंस अगर करेंगे तो यहां आ जाएगा 10 अल्फा इक्वल टू 4/5। क्लियर है? यहां पे आपका वैल्यू कितना है भाई, 10 अल्फा इक्वल टू 4/5। यहां साइन का मान है, कॉस का मान है, तो यहां पे आप क्या करेंगे, साइन मान अलग कर देंगे, कॉस का अलग कर देंगे, वो करने की एकदम जरूरत नहीं कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए अब इस बात को थोड़ा सा समझेंगे कि यहां पे 10 अल्फा इक्वल टू 4/5 अगर दिया हुआ है मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो हमको 10 इसको चेंज करके, साइन से चेंज करके, या साइन नहीं निकाल देंगे, कॉस नहीं निकाल देंगे, इतना करने की आपको कोई जरूरत भी नहीं है। आप देखेंगे कि यहां 10 का वैल्यू है, 10 का वैल्यू अगर आ गया है, दिया हुआ है, तो हमको इसको भी 10 बनाना पड़ेगा। तो 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे आप साइन से, आप कॉस से डिवाइड कर देंगे। 10 ऊपर नीचे आप किससे डिवाइड कर देंगे, कॉस से डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब कॉस से डिवाइड कर देंगे, अगर यहां पे कॉस से डिवाइड कर, साइन बटा कॉस हो जाएगा आपका 10 अल्फा, कोई दिक्कत? और यहां से कॉस कट जाएगा तो माइनस हो जाएगा आपका 3। ठीक है, माइनस हो जाएगा आपका 3, यहां पे कोई प्रॉब्लम? उसके बाद यहां भी कॉस से करेंगे तो साइन बाय कॉस हो जाएगा 10, तो 5 यहां भी आ गया 5 10 अल्फा, और प्लस कॉस से कॉस कट जाएगा, यहां पे आएगा 2। अब 10 अल्फा का मान दिया हुआ है, 5 इंटू 4 इंटू 5 -3, ये आ जाएगा 5 इंटू 4/5 प्लस 2, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 6 2 6, मतलब 4 2 6 इज द राइट आंसर। ए आपका सही आंसर है, ए इसका सही आंसर है। ठीक है, यहां तक आपका कंप्लीट हो चुका है। ये आपके बीपीएससी टीआरई है ना, बीपीएससी टीआरई 3 का टेस्ट पेपर चल रहा है, जिसमें आपका टेस्ट 3 का मैथमेटिक्स के टॉपिक को हम लोग
करा दिए। यहां तक क्लियर हुआ इस बात? आप क्या यहाँ पे कोई भी दिक्कत हुआ कि कोई भी मैथ्स में अगर आपको प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम अगर हुआ है, ये 8 क्वेश्चंस में आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए एक एक करके जीएस के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, ये कहा जा रहा है कि हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन ऑफ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, ठीक है। ट्यूलिप गार्डन की चर्चा है ये। फूलों की कई प्रकार की प्रजातियों से रिलेटेड इस प्रकार के गार्डन्स होते हैं, ठीक है। अलग अलग जगहों पर भारत में स्टेब्लिश्ड किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं। यहाँ जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है वो ट्यूलिप गार्डन जो इंदिरा गांधी मेमोरियल है वो श्रीनगर में है। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया बी, ठीक है। करेक्ट जो आंसर है ये आपका बी है, श्रीनगर। ट्यूलिप गार्डन जिसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया, ये श्रीनगर में स्थित है। पहला क्वेश्चन ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। आगे चलें इसमें से। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है जिसका नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की पूरी गुंजाइश है, जीलैंडिया, ठीक है। जीलैंडिया नाम का ये एक अलग महादेश। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि महाद्वीप की जब बात होती है तो कुल संख्या इसकी 7 है, 7 महादेश होते हैं। हम लोग जिस महादेश या महाद्वीप में रहते हैं कॉन्टिनेंट में, उसको एशिया कहा जाता है। ये एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा है। अभी हाल फिलहाल में साइंटिस्ट के द्वारा जीलैंडिया को मैप करने की सफलतापूर्वक कोशिश किया, ठीक है। अब ये जीलैंडिया क्या है इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स में बता दूं। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये प्राचीन जो गोंडवाना लैंड हुआ करता था, है ना, गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा है। पहला पॉइंट ये। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो यही निकलेगा कि किसका हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। नंबर 2, इसका अधिकांश हिस्सा पानी के अंदर है, समुद्र के अंदर। अधिकांश हिस्सा जो है वो जल के अंदर है, जल के अंदर है, दूसरी बात ये। और तीसरी बात ये कि इसका जो लोकेशन है ये न्यूजीलैंड के निकट, न्यूजीलैंड के निकट है, ठीक है। और फिर चौथी बात ये कि न्यूजीलैंड के समान ही ये क्या है, ये द्वीपों का समूह है। द्वीपों मतलब एक से अधिक द्वीपों का समूह है। इसको जीलैंडिया के नाम से जाना गया है। तो 4 इसके पॉइंट्स हो गए ना। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, अधिकांश हिस्सा जल के इसका अंदर है, बाहर जैसे और सारे महादेश या महाद्वीप हैं वैसे नहीं है ये, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद न्यूजीलैंड के निकट है ये और द्वीपों का ये एक समूह है जिसको नाम दिया जा रहा है एक अलग प्रकार का महाद्वीप, जीलैंडिया। करेक्ट। तो सेकंड का करेक्ट आंसर सी हुआ। थर्ड पे चलते हैं। किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है? करेक्ट आंसर है थाईलैंड। इसमें कोई डाउट नहीं है। थाईलैंड ने भी हाल फिलहाल में भारतीयों को फ्री वीजा की सुविधा दी है ताकि वहां टूरिज्म, पर्यटन को जो है काफी अधिक और बढ़ावा दिया जा सके। तो इसलिए करेक्ट जो आंसर है वो है थाईलैंड। करेक्ट आंसर यहां पे थाईलैंड। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? देखिए, गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम ये एक्चुअली में कोरोना पीरियड में केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था। ध्यान रखना है ये केंद्र सरकार की स्कीम थी। 2020 के आसपास इसको लाया गया था, 2020 के आसपास है। और इसमें क्या कहा गया था कि 5 kg फूड ग्रेन्स, अनाज जो भी होगा, चावल हो या गेहूं हो, जो भी हो, फूड ग्रेन्स खाने का जो होता है फसल का, वो खाने की चीज जो है 5 kg फूड ग्रेन्स, गेहूं या चावल पर मंथ दिया जाएगा फ्री में। पर मंथ, प्रत्येक महीना
निःशुल्क दिया जाएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है, तो उसके तहत पीडीएस होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तरह मिनिमम पैसे को देकर, जैसे 2 रुपये पर केजी आपको गेहूं और 3 रुपये पर केजी आपको 3 रुपीज, RS2 गेहूं और RS3 ये चावल, इस प्रकार की चीजें आपको दी जाती है। ये एक्चुअली में चलता रहेगा, ये लोगों को मिलता रहेगा। इससे अलग हटके ये एक्स्ट्रा जो है निःशुल्क देने की व्यवस्था केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। ठीक है, और अभी तत्काल निर्णय क्या लिया गया है कि 2024 से इसे 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, 5 वर्ष के लिए, और इसको आगे बढ़ा दिया गया है कि ये व्यवस्था सरकार करती रहेगी उन लोगों को जिनको इसकी आवश्यकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो गया 5। करेक्ट आंसर जो है उसका हो गया 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। ठीक, तो पीडीएस से ये अलग है, ध्यान रखने हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, उससे ये अलग व्यवस्था की गई है, और इसके लिए जवाबदेह कौन सी सरकार? केंद्र सरकार होगी। केंद्र सरकार के द्वारा यह स्कीम बेसिकली चलाया गया है। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 5, बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? इसमें बड़ी चर्चा हुई थी, ये तो आपको लोगों को पता होगा। एक्चुअली में ये हमारे महेंद्र सिंह धोनी थे। महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने जो 7 नंबर की जर्सी पहनी थी, ठीक है, आईपीएल के लिए बेसिकली, तो इस 7 नंबर को उनके सम्मान में रिटायर करने का फैसला बीसीसीआई ने किया है। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी, इस तीनों में तो कहीं है नहीं, इसका मतलब हम ई लगाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट। 5th, अब आते हैं 6th पे। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के सोलापुर से की थी। याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र के सोलापुर से शुरुआत की थी प्राइम मिनिस्टर ने 8 अमृत परियोजनाओं की। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये होता है, इंग्लिश में इस तरह से होता है। ठीक है, अमृत के नाम से इसको जाना जाता है, अमृत। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अटल मिशन एंड रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि शहरों में आमूल चूल परिवर्तन विभिन्न प्रकार के विकास योजनाओं के द्वारा, शहर के ड्रेनेज सिस्टम है, उसकी लाइटनिंग सिस्टम है, ठीक है, ट्रैफिक सिस्टम है, इस प्रकार की चीजों को, जो फुटपाथ किस तरह का है, इन चीजों पर पूरा ध्यान देते हुए कायाकल्प जिसको कहते हैं शब्द जो होता है, उसके लिए ये योजना लाई गई थी 2015 में। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट योजना है केंद्र सरकार की। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा कि अमृत कब लाया गया? 2015 में लाया गया। अच्छा, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो शहरी आवास मंत्रालय के अंदर ये प्रोग्राम कार्य करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। शहरी आवास मंत्रालय के तहत ये काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इस तरह से अमृत नाम है ये। शहरों के टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए 2015 में ये लॉन्च किया गया था। अभी हाल फिलहाल में 8 इस तरह की अमृत परियोजनाओं की शुरुआत सोलापुर से की गई है। करेक्ट आंसर इसमें है 6 का सी। करंट से ये क्वेश्चन आ जाएगा, बाद बाकी जो स्टैटिक क्वेश्चन है ये भी पूछे जा सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, 69th फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? 69th फिल्म फेयर अवार्ड एक्चुअली में भी गांधीनगर में हुआ था, गांधीनगर गुजरात। और यहां पे देखिए कि जो बेस्ट
एक्टर का यहां पर खिताब मिला था रणबीर कपूर को। रणबीर कपूर को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला था आलिया भट्ट को। बेस्ट निर्देशक यानी डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा को दिया गया था। ठीक है, किस फिल्म? 12th फेल। ये काफी पॉपुलर फिल्म हुई थी 12th फेल, और इसी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी दिया गया था 12th। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पर हो गया बी, 12th फेल इसको दिया गया था। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी पर यह फिल्म बनाई गई थी जो 12th के एग्जाम में अपने लाइफ में फेल कर जाता है, और फेल करने के बाद भी इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्वालिफाई करता है। अब्दुल सलाम कह रहे हैं सर जी कितने क्वेश्चन हैं सर जी? इसमें से टोटल क्वेश्चन जीएस के 40 होते हैं, 8 मैथमेटिक्स के आपके करवा दिए गए हैं, उसके बाद में 7th पे पहुंच चुका हूं। ठीक है, तो समझ लीजिए बात को कि 20-25 क्वेश्चन और इसमें से हैं, और क्या दिक्कत है? फास्ट ओके। ठीक है, तो इस तरह से बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा, और 12th फेल जो है 7th का ये हो गया करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर 7th का ए हो गया। अब आइए नेक्स्ट 8th पे। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया? देखिए करेक्ट आंसर बी होगा, भोजपुर। रिवर फ्रंट की बात यहां पे ध्यान से समझ लीजिए। एक क्वेश्चन जो यहां पे बोर्ड पे लिखा होता है उसका तो आंसर आप लेते ही हैं, उसके साथ आप कितना एक्स्ट्रा आंसर ले पाते हैं ये कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फास्ट तो होनी चाहिए डिस्कशन जो डिमांड की गई है, लेकिन रमेश कुमार के द्वारा, थैंक यू। लेकिन उसमें यह भी ध्यान रखना है कि फास्ट के साथ साथ कोई क्वेश्चन न छूट जाए, वो छूट गया तो फिर कोई उसका फायदा वो हो नहीं पाएगा, इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि उनको भी थोड़ा सा साथ लेके चला जाए। ठीक ना, तो रिवर फ्रंट की जहां तक बात है इसका करेक्ट आंसर तो भोजपुर में है। यहां देखिए एक्चुअली में रिवर फ्रंट के साथ यहां स्टेशन अगर हो तो और अच्छी बात है। स्टेशन का जो है यहां पर शिलान्यास किया गया है भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब बात को समझिए, थोड़ा सा मैं समझा दूं रिवर फ्रंट की बात। ये एक्चुअली में क्या है, नदी मार्ग एक वैकल्पिक दिया गया है लोगों के लिए। जिस तरह से हम लोग ट्रेन से जाते हैं, रोड से जाते हैं, उसी तरह से यहां पे रिवर के सहारे, नदी के सहारे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। इसको हम रिवर फ्रंट के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, और इसमें कई प्रकार के कई जगह पे स्टेशन होंगे जहां पे यात्री चढ़ेंगे उतरेंगे। अब जैसे कि सबसे फेमस जो हमारे यहाँ का नदी मार्ग है वो है वाटर हाईवे 1, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो है ये आपका प्रयागराज से यूपी हल्दिया तक है। ठीक है, गंगा नदी में है हल्दिया तक। तो इसमें जो है ट्रेवलिंग की शुरुआत तो बिहार से होकर ये रास्ता गुजरता है, तो बिहार में इसी जगह पर ये भोजपुर में बनाया गया है। और केवल ऐसा नहीं है केवल भोजपुर में ही ऐसा स्टेशन होगा, और भी कई जगहों पे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये केवल रिवर जो है, नदी जो है, नदी मार्ग में संचालन के लिए इसको शुरू किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया? बी हो गया। 8 का करेक्ट आंसर हो गया बी। आइए 9th पे। जेलियांग सांग आंदोलन जो कि मणिपुर में हुआ था, पहला क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन का आंसर है ये। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि जेलियांग सांग आंदोलन कहां हुआ था तो मणिपुर में। ये एक जनजातीय आंदोलन था, ये एक जनजातीय आंदोलन था। एक तो पॉइंट ये याद रखना है। ठीक है, आंदोलन था का नेतृत्व करने वाली गौडिन्यू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी थी? देखिए गौडिन्यू का बहुत बड़ा योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि 1930 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, ठीक है, 1930 में, इस आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और तब इनकी एज मुश्किल से 16 to 7 ईयर्स की थी, 7 ईयर्स की थी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में जनजातियों के द्वारा भी भाग लिया गया था। जनजातियों ने भी अपना योगदान दिया था, ने भी अपना
योगदान दिया था। ठीक है, योगदान दिया था। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अब इस समय नागाओं की रानी की उपाधि देने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। करेक्ट आंसर इसमें होगा ए। जवाहरलाल नेहरू ने इनको, गौडिन्यू को, नागाओं की रानी की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, इस आंदोलन के साथ साथ 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो हुआ था, इसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले क्लास में बता चुका हूं, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती से दांडी के बीच यात्रा से प्रारंभ हुआ था। उसमें कुल 78 लोग थे। 78 में से एक लोग बिहार के थे, एक व्यक्ति उसमें बिहार के थे। वो कौन थे? महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो उन्होंने शुरुआत की थी, साबरमती से लेकर दांडी तक की जो यात्रा की थी, उस यात्रा में एक व्यक्ति बिहार के थे। वो कौन थे? उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था गिरिवरधारी उर्फ काड़ो बाबू थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। उन 78 लोगों में से 78 लोगों में से, हाँ बिल्कुल मनीष जी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गिरिवरधारी उर्फ काड़ो बाबू इनका फेमस नाम था। इन्होंने ही 78 लोगों के साथ जो थे महात्मा गांधी के साथ थे। ठीक है, तो ये एक बिहार स्पेशल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। इसके अतिरिक्त और सब बातें आपको याद है कि 78 लोग इसमें शामिल थे। 240 कहीं कहीं 41 मील की यात्रा तय की गई थी। 12 अप्रैल, इसमें जो करेक्ट है कि 1930 का जो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन, 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ साबरमती से, और दांडी पहुंचे थे 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़कर और इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इतने पॉइंट्स तो आप लोगों को बेसिकली याद होंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इसमें ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गिरिवरधारी उर्फ काड़ो बाबू वाला 78 में से एक थे, और ये किस स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित थी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। गौडिन्यू, तो आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए, 11 क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। देखिए, ये विद्रोह का क्षेत्र और विद्रोह का नेता, अच्छा ये एक्चुअली में 1857 के विद्रोह की बात कर रहा है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। इसमें विद्रोह और उसके नेता के साथ जोड़िए आप इनको। ठीक, तो मेरठ में कदम सिंह, दिल्ली बहादुर शाह द्वितीय। अगर ये नहीं होते, बहादुर शाह ऑप्शन में नहीं होता तो क्या होता? अगर बहादुर शाह नहीं होता तो क्या होता? तो यहां होता बख्त खां। बख्त खां, क्योंकि बहादुर शाह मुगल बादशाह थे और बख्त खां जो थे उनके सैनिक थे, मेन कार्य करने वाले बख्त खां ही थे। ठीक है, बरेली खान बहादुर खां और हरियाणा, ये तो ये कुल मिला के A1 B2 C3 D4 ये है। करेक्ट आंसर ए हो गया। इतने लोग थे, इसके साथ साथ और बरेली खान बहादुर खां हो गए। ठीक है, अहमदुल्ला, ये कहां के थे? अहमदुल्ला ये थे फैजाबाद, अहमदुल्ला फैजाबाद। जगदीशपुर, जगदीशपुर बाबू कुंवर सिंह, कुंवर सिंह। लखनऊ बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। कानपुर नाना साहब, ये अगर नहीं तो तात्या टोपे, इनके सैनिक तात्या टोपे। ग्वालियर लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद
जो अब प्रयागराज बन चुका है, लियाकत अली। इतने लोग थे, ठीक है। ये अलग अलग जगहों पर जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह में शामिल थे, ठीक। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इतने पॉइंट्स आपके याद रहेंगे तो कोई क्वेश्चन कहीं छूटने वाला इसमें से है नहीं। 1857 के विद्रोह में से इतने सारे लोग, इतने नेता थे जिन्होंने, इसमें से एक पॉइंट और कि बिहार में जो जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने विद्रोह किया था, बाद में उसको विद्रोह को दबाने के लिए हैं विंसेंट आयर एवं विलियम टेलर आया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। विलियम टेलर आया था और इसी को सफलता मिली और अंत में इसमें 1857 के विद्रोह को दबाया, ठीक है। तो बिहार में किस अफसर के द्वारा इस विद्रोह को कंट्रोल किया गया, नियंत्रित किया गया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके पास पूछा जाएगा। करेक्ट आंसर इसका होगा विंसेंट आयर और विलियम टेलर, ठीक है। याद रखिएगा इसको, विंसेंट आयर और विलियम टेलर। कहां? बिहार में। बिहार में था ये। कब? 1857 के युद्ध में, ठीक है। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वी डी सावरकर ने। क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था वी डी सावरकर ने, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 फिर 1857 का ही क्वेश्चन है कि विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित कर दिया गया था? बहादुर शाह द्वितीय जो कि मुगल बादशाह था, इसको निर्वासित करके भेज दिया गया था रंगून। अभी इसको हम म्यांमार या बर्मा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो रंगून भेजा गया था। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ए होगा। करेक्ट आंसर इसका हुआ ए। 1857 के विद्रोह की चर्चा हमने की अभी, ठीक है। इसमें से एक पॉइंट याद रखना है कि इसका प्रतीक जो था, प्रतीक वो कमल एवं रोटी, ये था कमल एवं रोटी। इसमें एक पॉइंट और मैं बता दूं कि जो नाना साहब थे कानपुर और बेगम हजरत महल, ये दो ऐसे नेता थे 1857 के युद्ध के जो भारत को छोड़ के नेपाल चले गए थे। और सारे या तो उसमें शहीद हो गए या फिर वो बंदी बना लिए गए, लेकिन नाना साहब और बेगम हजरत महल नेपाल चले गए थे। याद रखना। इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि नाना साहब से संबंधित एक घटना है 1857 की, है ना, सती चौड़ा की घटना। सती चौड़ा की घटना का संबंध किससे है? तो ये नाना साहब से है। कानपुर नाना साहब, सती चौड़ा की घटना। क्या घटना ये थी? घटना ये थी कि बहुत सारे अंग्रेज थे, अंग्रेज में महिलाएं, बच्चे भी थी, पुरुष भी थे। तो इन सबको कहा गया था कि आपको यहां से निकलने दिया जाएगा एक निश्चित जगह से। लेकिन जैसे ही वहां पे वो लोग अंग्रेज पहुंचे, फिर नाना साहब के सैनिकों ने उन सभी लोगों का कत्लेआम कर दिया, उनको मार दिया था, है ना। तो ये सती चौड़ा की घटना जो है, इसका सीधा सीधा संबंध नाना साहब से था और ये 1857 की घटना है। 1857 कानपुर, ठीक है। अंग्रेजों की हत्या की गई थी इसमें। अंग्रेजों की हत्या करवाई गई या की गई नाना साहब के द्वारा, ठीक है। जबकि पहले कहा गया कि नहीं की जाएगी। तो ये जो है हाँ, मनीष सिंह कौशिक का कहना है कि तात्या टोपे भी नेपाल गए, जब भारत वापस आए तो इनके मित्र मान सिंह ने धोखा दिया और फांसी मिली। देखिए आपका सेकंड वाला लाइन जो मनीष जी है वो तो सही है बिल्कुल, कि तात्या टोपे को मान सिंह जो थे उनके मित्र ने धोखा दिया, है ना, विश्वासघात किया और उनको पकड़वा दिया, जिसकी वजह से जो है अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया, ठीक, और फांसी दे दिया। लेकिन पहली वाली जो पॉइंट है कि ये भी नेपाल गए थे, तो हो सकता है मुझे देखना पड़ेगा। तो अच्छी बात है, आपने कहा। बेसिकली दो पॉपुलर लीडर का नाम आता है, अगर इनका भी होगा तो जरूर हम ओके कर देंगे अगले क्लास में, ठीक है।
नाना साहेब और बेगम हजरत महल तो 100% है। आपके पास अगर इंफॉर्मेशन है तो ठीक है। ओके ठीक है भैया, मैं आपकी बात पहुंचा दूंगा। राजीव रंजन कुमार की आंसर सीट भी दिलवा दीजिए सर, ठीक है, मैं वहां तक पहुंचाता हूं बात को। अच्छा, टेलीग्राम पे आंसर सीट जाता है मेरे दोस्त, वहां पे आप चेक कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको आंसर सीट जाता है, वहां पे आप आराम से चेक कर लीजिएगा। रवि रंजन कुमार। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। द्वारा, देखिए उत्तरदायी यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात हुई थी। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात सबसे पहली बार अंग्रेजों ने किया था 1917 में, ठीक है। 1917 से उनका थोड़ा थोड़ा जो है दिल पसीजने लगा था कि इसको जो है 1917 से कि हम जो है भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं कि जब यहां रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात आ रही है तो इसका एक्चुअल मतलब क्या है। इसका वास्तविक मतलब यह है कि जो गवर्नर जनरल या वायसराय है ना, ये जो कार्यपालिका वाले लोग हैं जो कानून को लागू करते हैं, ये शक्तिशाली भारत में थे। सरकार का मतलब यही होता था। और जो संसद होती थी, विधायिका का मतलब आप केंद्र स्तर पे ले लें या फिर राज्य स्तर पे विधानसभा की बात करें, है ना, विधानसभा, इन सब की कोई शक्ति नहीं थी। तो इन्हीं को शक्ति देने का मतलब था कि यहां से थोड़ी सी शक्ति हटा के विधायिका को दी जाएगी। इसी को कहा जा रहा है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो शुरुआत 17 में अंग्रेजों के दिमाग में बात में आई और 1919 में, जैसा कि आप जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था। भारत शासन अधिनियम, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहलाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है, यह कहलाता है। तो इसमें पहली बार उत्तरदायी सरकार की बात की गई थी। सबसे पहली बार उत्तरदायी सरकार की बात इसमें की गई। क्या की गई कि यहां विधायिका जो है इसको कुछ शक्तियां दी गई थी कार्यपालिका वाली। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, अच्छा इसमें है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर इसमें होगा ई। करेक्ट आंसर इसका हो गया ई, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट नहीं, भारत सरकार नहीं, क्रिप्स मिशन नहीं, कौन सा, भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, करेक्ट ये है। तो इसने पॉइंट को आपको ध्यान रखना है इसमें से, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। उससे पहले देखिए यहां पर एक जो बैच है, इस बैच को स्टार्ट किया जा रहा है 24 अप्रैल से। ये बैच स्टार्ट है। इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित पूरा ये कंप्लीट बैच होगा। फास्ट रिवीजन के साथ इसमें पूरी बात आपको बताई जाएगी। पीआरटी 1 से 5 तक 499 इसका जो है ये बेसिकली फीस रखा गया है। ऑफलाइन ऑफिस में भी आप आ सकते हैं या ऑनलाइन जो है ऐप के माध्यम से आप इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं और बैच जो है ये इसको ले सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया किस लिए किया। मतलब वो काफी स्थिति उनकी खराब थी, उसके बाद भी उन्होंने उपवास किया था। 1932 आपको पता होगा, 1932 की दो कहानी थी। एक था कम्युनल अवार्ड, एक तो ये था सांप्रदायिक पंचाट जिसको कहते हैं, सांप्रदायिक पंचाट 1932, ठीक है। और उसके बाद था पूना पैक्ट जो हुआ था महात्मा गांधी एंड भीमराव अंबेडकर के बीच। इसी के लिए 1932 जो ईयर है वो जाना जाता है, ठीक है। इसी के लिए ये सांप्रदायिक पंचायत, बिल्कुल इसके लिए जाना जाता है। 1932 पूना पैक्ट 1932, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अब इसमें थोड़ी सी बात मैं बता दूं आपको। देखिए कम्युनल जो अवार्ड है 1932 इसलिए जाना गया, पूना पैक्ट 1932, दोनों ये घटना हुई थी। अब इसमें से हुआ ये था कि कम्युनल अवार्ड के तहत क्या हुआ था कि आरक्षण की व्यवस्था की जानी थी। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था।
आरक्षण किस किस के लिए? मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए। और उसमें समस्या एक आ गई, जब इसके साथ साथ मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ साथ एक अलग कैटेगरी बनाई गई दलित की। ठीक है, तो यहां पे मुस्लिम, सिख और ईसाई से समस्या नहीं थी, वहां तो रिजर्वेशन मिल जाना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं थी। समस्या हो गई दलित को लेकर, तो इनको हिंदू धर्म से अलग मान लिया गया कि हिंदू नहीं है और ये बिल्कुल एक अलग चीज है। और उसके लिए आरक्षण दिया गया, 71 सीटें रिजर्व की गई थी, 71 दिया गया था। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने प्रधानतः उपवास किया कि हिंदू को विभाजित करने की रणनीति है, हम इसे होने नहीं देंगे, है ना। तो रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा, जो करेक्ट आंसर सी है, इसके विरोध में ऐसा उन्होंने कहा था। तो अंत में फिर जो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच एक पूना पैक्ट हुआ, क्योंकि ये दलित के लिए आरक्षण की मांग अंबेडकर ने उठाई थी, तो जो पूना पैक्ट हुआ, उस पूना पैक्ट में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच एक एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट में क्या हुआ कि 71 की जगह 147 147 सीटें जो है वो दलितों को दी गई, लेकिन हिंदू से उन्हें अलग नहीं माना गया। और तब महात्मा गांधी ने अपने उपवास को तोड़ा था। इसमें से सहायता कौन कौन कर रहे थे महात्मा गांधी अंबेडकर के बीच बातचीत करवाने में? के बीच समझौते में, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि समझौते में किन किन लोगों का योगदान था। इसमें था मदन मोहन मालवीय, राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, आदि। बेसिकली यही 3 लोग थे, और भी 1-2 थे, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। मदन मोहन मालवीय का नाम सबसे पहले नंबर पे आएगा, ये आप याद रखेंगे। उसके साथ राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, इन सब लोगों के प्रयास से महात्मा गांधी अंबेडकर के बीच समझौता हुआ और तब उन्होंने उपवास को तोड़ा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। करेक्ट आंसर 13 का हो गया सी। अब आइए 14 पर। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? प्रांतीय स्वायत्तता लागू किया भारत शासन अधिनियम 1935 से। ध्यान रखिएगा, ये जो भारत शासन, करेक्ट आंसर भी हो गया इसका, कोई दिक्कत नहीं है। भारत शासन जो अधिनियम है, अधिनियम, ठीक है, 1919, इसमें क्या हुआ था? दोहरी शासन, जिसको हम डायरची भी कहते हैं, डायरची, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी कहां? प्रांत में। याद रखिएगा, प्रांत में की गई थी, प्रांत में डायरची। इसका मतलब क्या हुआ था कि प्रांत यानी एक राज्य के पास जितने भी विषय होंगे, सब्जेक्ट, काम करने के, कानून बनाने के जितने भी विषय होंगे, उन विषयों का विभाजन 2 भाग में कर दिया गया। एक जो था वो हो गया रिजर्व, एक हो गया ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड और रिजर्व, ठीक है। जो रिजर्व थे उस पर तो प्रांत अपना कानून बना सकता था, लेकिन प्रांत के ही संबंधित कुछ विषय ऐसे थे जो ट्रांसफर्ड थे और इस पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय को दिया गया, वायसराय। तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि प्रांत पर केंद्रीय नियंत्रण हो गया एक तरह से, तो यह स्वायत्तता नहीं थी। लेकिन 1935 के अधिनियम में इसी पॉइंट को फिर उल्टा कर दिया गया, प्रांत की डायरची को समाप्त किया गया 1935 में, ठीक है। ये जो डायरची थी प्रांत में, प्रांत की, इसको समाप्त कर दिया गया और इसके जगह पे डायरची कहां लाया गया? अब सेंटर में लाया गया। डायरची जो है ये सेंटर में लाया गया। अब सेंटर के जितने विषय थे केंद्र के, उनको 2 भाग में बांट दिया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व, है। और उस पर फिर वही व्यवस्था अपनाई गई जो प्रांत में अपनाई गई थी। तो प्रांतों को कुछ स्वायत्तता अगर मिली तो वो मिली भारत सरकार की अधिनियम 1935 से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 1935। यहां एक बात और ध्यान रखिए कि हमारे संविधान का जो 80% जो पॉइंट है, जो बात है, वो कहां से आया है? तो 80% पॉइंट हमारे संविधान का भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में जो आया था, इसमें सबसे पहली बार
सबसे पहली बार मुस्लिम धर्म मानने वाले लोगों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था पहली बार की गई थी। ठीक है, तो इस तरह से भारत में जो है सांप्रदायिकता की जहर को सबसे पहली बार शुरुआत किया गया कहां? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के द्वारा। ठीक है, मुस्लिम धर्म मानने वाले जितने भी भारत में थे उन सभी के लिए अलग से सेपरेट जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी सेपरेट इलेक्टोरल्स की बात की गई। पृथक निर्वाचन होना चाहिए उनके लिए, अलग से उनका रिजर्वेशन होगा। इस प्रकार की व्यवस्था इसमें से की गई थी। ठीक है, पृथक निर्वाचन बिल्कुल करेक्ट। ये क्वेश्चन आता है बार बार, इसको ध्यान रखिएगा। 1919 वाले में इसी पृथक निर्वाचन को और बढ़ा दिया गया। 1919 वाले में इस पृथक निर्वाचन को और बढ़ा दिया गया। पहले तो केवल मुस्लिम के लिए था, अब फिर वो ईसाई के लिए भी आ गया। ठीक है, बौद्ध अलग अलग के लिए भी फिर इस तरह से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में इसको बढ़ाया गया था। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर इसका जो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। अब आइए 15 पर क्वेश्चन नंबर 15। इसको देखा जाए, इसमें है कि भारत के उपनिवेशीय सरकार के प्रावधान अधिनियम चार्टर एक्ट 1813 है। ठीक है, फिर रेगुलेटिंग एक्ट है, एक्ट ऑफ 1855 है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है। इसका मेल मिलाप करना है एक दूसरे से। देखिए, चार्टर्ड एक्ट 1813 जो आया था, इसमें क्या किया गया था? चार्टर्ड एक्ट के तहत कंपनी की जो व्यापार व्यवस्था थी, व्यापार करेंगे भारत में, उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1813 के चार्टर्ड एक्ट में। व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो दो ढूंढ लिया, इसका ए का बन गया 2। ठीक है, ये कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया गया। लेकिन चार्टर एक्ट में यह भी था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में चाय का व्यापार जो है, चाय का व्यापार, उस पर उसका एकाधिकार रहेगा, एकाधिकार रहेगा। ठीक, और चीन के साथ भी व्यापार का एकाधिकार रहेगा, चीन के साथ भी एकाधिकार होगा, ये था इसमें। ठीक है, बाद बाकी और सारे अधिकार समाप्त, यानी भारत में कोई भी ब्रिटिश नागरिक व्यापार कर सकता है, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ए का हो गया 2। दूसरा पॉइंट आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह कहा गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होगी, ब्रिटिश सरकार है ना, वो उसको रिपोर्ट देना होगा कंपनी को, यह कहा गया था। अब ढूंढ लीजिए इसको, ये वाला। 4, कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंधन से संबंधित सभी पत्राचार व दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया था। तो बी में आ गया 4, बी में आ गया 4। उसके बाद एक्ट ऑफ 1858, एक्ट ऑफ 1858 में क्या हुआ था कि कंपनी का शासन समाप्त हो गया और क्राउन के शासन की शुरुआत भारत में हुई थी। शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन क्राउन को दे दिया गया। तो 3 तो ये हो गया। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन यानी वहां चला गया, फिर राजा के पास, वही इसमें अधिकारी हो गया। तो हो गए। अब बच गया कौन? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या होता हुआ था कि कंपनी के काम को बांट दिया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट में जो कंपनी का कार्य था, कंपनी का कार्य, इसको 2 भागों में बांट दिया गया था, राजनीतिक कार्य और राजनीतिक प्रशासनिक कोई और, व्यापारिक कोई और। व्यापारिक कार्य को करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स हैं, और राजनीतिक करने के लिए बनाई गई एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये था पिट्स इंडिया एक्ट। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा डी वाला, डी में आ जाएगा 1। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास ए का 2 हो गया, 2, बी का 4 हो गया, सी का 3, ए। करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास? ए। करेक्ट आंसर जो है
वो हमारे पास आ गया ए। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका है ए। 16, बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहां विशेष ध्यान दिया गया था। देखिए ये क्वेश्चन पूरी तरह से बिहार से रिलेटेड है। क्या कह रहा है, बिहार में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसमें सबसे पहले कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन, उसमें प्रस्ताव आया था, ये प्रस्ताव प्रस्तुत। ठीक है, और फाइनल डिसीजन कहां हुआ था, नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन, अधिवेशन आंदोलन प्रारंभ, आंदोलन प्रारंभ की यहां पर पूरी तरह से मुहर लगा दी गई कि आंदोलन को किया जाएगा। लेकिन यहां ध्यान रखिए, जो बिहार प्रांतीय कमेटी थी, बिहार कांग्रेस प्रांतीय कमेटी, कांग्रेस प्रांतीय कमेटी, और इसके साथ मैं एक और नाम जोड़ रहा हूं, गुजरात का, ये दो ऐसे राज्य थे, ध्यान दीजिएगा ये सारे बिहार स्पेशल के क्वेश्चन हैं। दो ऐसे राज्य थे, बिहार कांग्रेस प्रांतीय कमेटी और गुजरात, जिन्होंने इस कलकत्ता अधिवेशन से पहले ही अपने अपने राज्यों में प्रस्ताव पास कर लिया था असहयोग से संबंधित। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था और पूरे भारत में जो असहयोग आंदोलन चलाने के लिए यह प्रस्ताव आया था, उससे पहले ही किस दो राज्य ने ऐसे प्रस्ताव अपने यहां पास कर लिए थे। तो एक बिहार था और दूसरा गुजरात था, बिहार और गुजरात। एक तो पॉइंट ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए उसमें पूछ रहा है कि विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम, ये तो भागलपुर करेक्ट आंसर है, बी आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, बी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। भागलपुर जो था, यहां पर विशेष ध्यान दिया गया था विदेशी वस्त्र बहिष्कार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताता हूं, याद कीजिएगा। देखिए भागलपुर एक और काम के लिए प्रसिद्ध है सहयोग आंदोलन में। क्या हुआ था, कुछ ठेकेदारों के द्वारा भागलपुर में कुछ ठेकेदारों के द्वारा भागलपुर में राष्ट्रीय झंडे को बड़े पैमाने पे फहराया गया था। राष्ट्रीय झंडा को बड़े पैमाने पे फहराया गया था, बड़े पैमाने पर, है ना, फहराया गया था, जिसे झंडा कांड नाम दिया गया था। झंडा कांड नाम दिया गया। तो यह भी पूछेगा कि झंडा कांड जो हुआ था सहयोग आंदोलन के समय बिहार में, वो कहां हुआ था, भागलपुर में। ठेकेदारों के द्वारा, कुछ पैसे वाले लोग थे, ठेकेदार थे, उन लोगों ने राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। ठीक है, तो एक तो पॉइंट ये हो गया। अब उसके बाद तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी ध्यान रखिएगा कि असहयोग आंदोलन जो बिहार में था, है ना, इसमें देश स्तर पर जो असहयोग आंदोलन हुआ, इसमें जितने भी सब्जेक्ट लिए गए थे कि क्या क्या विषय इसके अंदर होंगे, उसमें एक विषय पर पहले चर्चा हुई थी, स्वराज, बाद में उसको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन बिहार में स्वराज को भी शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। बिहार के असहयोग आंदोलन में स्वराज को भी शामिल किया गया था। मजहरूल हक के कहने पे या ब्रजकिशोर प्रसाद के कहने पे, मैं वो कंफर्म नहीं हूं, लेकिन इतना याद रखिए बिहार में स्वराज जो है शब्द, इसको शामिल किया गया था, ये भी प्रोग्राम का हिस्सा था। और फिर महात्मा गांधी के द्वारा, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें स्कूलों के बहिष्कार की बात हुई थी, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, छोड़ देंगे, वकील कोर्ट नहीं जाएंगे, कर्मचारी सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। तो महात्मा गांधी ने बिहार विद्यापीठ, बिहार के कई जगहों पे विद्यापीठ और राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की थी। राष्ट्रीय महाविद्यालय दोनों की स्थापना की गई थी। ठीक है, बिहार जो विद्यापीठ था, इसके अध्यक्ष मजहरूल हक को बनाया गया था। हक मतलब उसके प्रिंसिपल कह सकते हैं, या जो भी देखरेख करने वाले, बिहार विद्यापीठ मजहरूल हक। और राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रिंसिपल प्राचार्य बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद। तो बिहार से संबंधित ये क्वेश्चन था। बिहार से संबंधित कई सारे इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दिए, ये सारी बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। ओके, 16 पे अब चलते हैं इसके आगे 17 की ओर।
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ियां, सतपुड़ा पर्वत, सह्याद्री पर्वत। उपयुक्त को उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम। अच्छा, ये कह रहा है नॉर्थ से साउथ करने के लिए। नॉर्थ से साउथ देखिए, एक तो जो सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन का मतलब यह होता है कि जमीन पूरी ऐसी थी, ठीक है, इसमें से इस साइड और इस साइड की जमीन नीचे धंस गई, तो यहां आ गई, यहां आ गई, है ना, और ये जमीन ऊपर ही रह गई। तो इस प्रकार से जो यहां पे ये बना, ये पार्ट, इसी को ब्लॉक कहते हैं। साइड की जमीन का नीचे धंस जाना, बीच वाला वैसे उभड़ा हुआ है, तो इसको ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। सतपुड़ा एक ब्लैक माउंटेन का उदाहरण है। सतपुड़ा रेंज भी है, रेंज। इसी का एक हिस्सा महादेव पहाड़ियां हैं। तो यहां पे अगर आप महादेव पहाड़ी को देखते हैं, ठीक है, उसी का एक हिस्सा यहां पे आपको मिलेगा सतपुड़ा का रेंज। ये सतपुड़ा का रेंज, यहीं से तापी नदी भी निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो पहले आ जाएगा महादेव पहाड़ी 1 नंबर पे, उसके थोड़ा सा ही नीचे या उस देखें अगर तो सतपुड़ा है, 3 नंबर हो गया। और फिर यहां पे जो हम लोग आते हैं इस क्षेत्र में, तो यहां पे पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट, यहां पे सह्याद्री है। सह्याद्री यहां पर है, ठीक है, पश्चिमी घाट में यहां पे सह्याद्री है। तो इस तरह से ये सबसे दक्षिण में हुआ, तो इसको हम लोग सबसे लास्ट में रखेंगे। सह्याद्री सबसे लास्ट में रहेगा 2, तो 1, 3 और 2, 1, 3, 2, सी। करेक्ट आंसर हमारा लगेगा सी, 1, 3, 2, बिल्कुल करेक्ट। सही जो आंसर है वो सी है। हाँ, सबने सी लगाया, वेरी गुड। सी सबसे करेक्ट आंसर, 1, 3, 2, ठीक है। महादेव, सतपुड़ा और सह्याद्री, महादेव, सतपुड़ा और सह्याद्री। महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा रेंज का ही एक हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, इस सतपुड़ा रेंज का हिस्सा है। एमपी में ये बेसिकली आएगा, बेसिक रीजन एमपी में आएगा, ठीक है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सब एक्चुअली में वेस्ट से ईस्ट की ओर प्रवाहित होगी, जो नदियां यहां पे बताई गई है, और अपना जल विसर्जन इस तरह से करती है, ठीक है। ये कह रहा है दक्षिण से उत्तर। देखिए, प्रॉपर रूप से दक्षिण से उत्तर तो कोई नदी बेसिकली इस तरह से दक्षिण से उत्तर तो कोई नदी बेसिकली जाती नहीं है। इसका तो करेक्ट आंसर ई हो गया, ई हो गया, ठीक है। अगर आप नर्मदा को देखें तो अमरकंटक से निकलने वाली इस तरह से निकल के पैदल चल के भ्रंश घाटी बनाते हुए और फिर इस तरह से जाती है और फिर अपना अरब सागर में जल विसर्जन करती है। तो हम इसको नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरह कह सकते हैं, ठीक। लेकिन ये कह रहा है कि साउथ से नॉर्थ, तो साउथ से नॉर्थ की तो इससे कोई होती नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई है। अच्छा, एक बात और, मैकाले पर्वत जो है, मैकाले, वहां अमरकंटक, अमरकंटक से एक और नदी निकलती है, सोन नदी, ठीक है। यहां ध्यान रखिए कि मैकाले से 2-3 नदियां निकलती है। एक इधर निकल गई, ये तो नर्मदा, एक इधर निकली, ये महानदी पूरब की तरफ चली गई, और एक जो है इस तरह से निकलती है ऐसे, ये सोन नदी है, ठीक है, अमरकंटक मैकाले से। तो सोन को हम दक्षिण से उत्तर कुछ हद तक मान सकते हैं, सोन नदी को। ये मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, यहाँ पे करेक्ट आंसर तो ई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सोन को हम, क्योंकि दक्षिण से उत्तर बहुत कम ही ऐसी नदी होगी जो कि फ्लो करेगी, ठीक है। हमेशा पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, कोई भी उत्तर की ओर आती है, दक्षिण की ओर। दक्षिण से उत्तर बहुत कम। तो सोन को हम मान सकते हैं। सोन नदी जो है ये बिहार में कहा, रोहतास जिले में प्रवेश करती है, रोहतास जिले में, ठीक है। और फिर ये पटना में, पटना में मनेर के पास गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। तो 2 क्वेश्चन आपका यहां से निकल गया। सोन की चर्चा हुई इसलिए। एक तो सोन नदी बिहार के किस राज्य में, रोहतास जिले में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, ठीक है, प्रवेश तो कर गई, और फिर वो पटना में मनेर के पास, है ना, गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। इतने पॉइंट को याद रखेंगे। करेक्ट आंसर इसका ही लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 18 के बाद आते हैं, उसके बाद 19 पे। निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है? ये आपको याद होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। करेक्ट आंसर ए।
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर जो झील स्थित है उसको पुलिकट झील कहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ये हो गया। डल झील कहां? श्रीनगर में, श्रीनगर में डल झील। सांभर कहां? राजस्थान, राजस्थान। ये सॉल्टी झील है, नमकीन पानी की झील है। ठीक है, सांभर झील राजस्थान। लोकटक झील कहां? मणिपुर, मणिपुर। लोनार झील, लोनार झील एक क्रेटर झील है, क्रेटर झील है। ये कहां है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, एस्ट्रॉइड के गिरने से झील बना है लोनार झील, महाराष्ट्र। वुलर झील, वुलर झील ये कहां? जम्मू कश्मीर। ये प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक कारण से ये झील बना हुआ है। यह है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सा है? यानी समुद्र के किनारे तटीय झील, तो आप लगाएंगे चिल्का। कहां है? उड़ीसा में या ओडिशा में। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यह है गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। किस नदी पर है? रिहंद नदी पर बना हुआ है, रिहंद पर। ठीक है, रिहंद पर। और ये चिल्का जो है ये एक लैगून झील है, एक लैगून झील है। तो इतने झील का नाम आप याद रखेंगे। इसमें से दो इंपॉर्टेंट है, लोनार झील महाराष्ट्र क्रेटर और वुलर झील प्लेट टेक्टोनिक। इस पे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मुआब सिनराम में होने का कारण क्या है? क्योंकि पहाड़ी जो है वहां पे पहाड़ों का इस तरह से रेंज वाइज होना। ठीक है, ये पहाड़ इस तरह से होते हैं, तो पहाड़ियों का कीपकार आकृति करेक्ट आंसर है ना। पहाड़ियों की इस आकृति में होने की वजह से वहां पे वर्षा होती है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब ये वेपर ठंडी हो रही है ना, ठंडी होने के बाद एक समय ऐसा आता है कि सारी की सारी हीट इसकी समाप्त हो जाती है, उष्मा इसमें से समाप्त हो जाती है और ये फिर बन जाती है यहाँ क्रिस्टल, क्रिस्टल के रूप में बन के, चूंकि वॉल्यूम इसका काफी घट जाता है तो क्रिस्टल के रूप में बन के और ये फिर यहाँ पे बारिश करवाती है। वहीं पहाड़ी का दूसरा जो एरिया होगा वो वृष्टि छाया प्रदेश है, वहां पर तो कोई बारिश नहीं होगी, एक तरफ काफी अधिक बारिश होगी, है ना। तो बेसिक फंक्शन ये होता है बारिश का कि पहाड़ अवरोध का काम करता है वाष्प के लिए, गर्म हवा के लिए, और जब ऊपर उठने लगती है हवा वो पार करने के लिए पहाड़ को, तो ठंडी होती जाती है टेम्परेचर के घटने की वजह से, और फिर वो क्रिस्टल का रूप ले लेती है और इस तरह से फिर बारिश होती है। ठीक है, तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा पहाड़ियों का कीपकार आकृति, करेक्ट आंसर 20। अब उसके बाद 21 पे आते हैं। 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः जो है, सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतया किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। देखिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी तो ये मरुस्थलीय वन होगा, मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वन जहां कांटेदार पौधे पौधे ठीक है आपको प्राप्त होंगे, जैसे बबूल का पौधा वहां मिल जाएगा आपको, ठीक है, नागफनी का मिल जाएगा, कैक्टस का मिल जाएगा, कैक्टस, कैक्टस कांटेदार पौधे, ठीक, ये सारे मिलते हैं क्योंकि वहां पर बारिश बहुत ही कम होती है। एक बात और ध्यान रखना है, 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश अगर हो रही हो, अधिक हो रही हो रेन, तो वहां मिलेगा सदाबहार वन, सदाबहार वन पाया जाएगा यहां। ठीक है, सदाबहार वन पाया जाएगा। इसमें पेड़ अगर देखें तो आपके पास आएगा रबर, रोडबुज, महोगनी, अबुनास, इस प्रकार के पेड़ जो होते हैं ये सदाबहार वन में पाए जाते हैं, 200 सेंटीमीटर से अधिक। अच्छा, अब अगर दूसरे प्रकार का ऐसा हुआ कि 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश हुई,
ठीक। तीसरा हुआ कि 70 से 100 के बीच बारिश हुई, तो इन दोनों में पर्णपाती वन पाए जाएंगे, पर्णपाती वन पाए जाएंगे। इसमें से बनेगा आर्द्र पर्णपाती, इसमें से बनेगा शुष्क पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती। ठीक है। इसका पेड़ जो होगा साल, सागवान, शीशम, महुआ, इस प्रकार के पेड़ इसमें पाए जाएंगे। और यहां पे बेसिकली पीपल, नीम, इस तरह के पेड़ जो हैं ये शुष्क पर्णपाती में पाए जाते हैं 70 से 100 के बीच। ठीक है। 200 सेंटीमीटर से अधिक, 200 से 100 के बीच में आर्द्र पर्णपाती और 70 से 100 के बीच में शुष्क पर्णपाती, और 50 से अगर कम हो गया तो उस समय मरुस्थलीय वन हो जाएगा। ठीक है। वो मरुस्थलीय वन हो जाएगा, शुष्क वन एकदम हो जाएगा, ड्राई वन। ठीक। अब आइए 22 पे, सुमेलित करना है इसको। ठीक। देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश के मंडला में है, मंडला, कान्हा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश के शहडोल में है, हालांकि 2 डिस्ट्रिक्ट में है ये, और बेसिकली शहडोल ही इसमें आता है, तो आप शहडोल लगाइए 4। उसके बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है, ये शिवपुरी जिले में है, फर्स्ट। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक। ये तीनों एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और बीजापुर से संबंधित है, तो यहां पे आ गया 3, तो क्या हो गया A2B4, A2B4 C1 D3। करेक्ट आंसर क्या होगा A। करेक्ट आंसर इसका हो गया A, करेक्ट आंसर A। तो इस तरह से ये 22 के ये करेक्ट आंसर है। अब इसमें से 2-3 बात मैं बता दूं आपको। एक पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट ये पहले भी हमने बताया हुआ है, पहले के डिस्कशन में भी, कि नेशनल पार्क जो होते हैं ये नॉन इंटरफेरेंस जोन होते हैं, इंटरफेरेंस जोन होते हैं। ठीक है। मतलब जहां पर कोई व्यक्ति जा ही नहीं सकता है जब तक कि सरकार की अनुमति नहीं होती है, उसको हम कहते हैं नेशनल पार्क। ठीक है। उसको नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा ध्यान दीजिएगा, एक होता है वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य। इसमें लोगों का हस्तक्षेप वर्जित नहीं होता है, वर्जित नहीं होता है। लाइफ सेंचुरी ये बेसिकली पहले बनाया गया था वर्ड वगैरह के लिए। ठीक है। ये पहले वर्ड के लिए बनाया गया था, पक्षियों को बचाने के लिए, लेकिन बाद में चल के जीव जंतुओं के लिए भी इसको खोल दिया गया, वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है। तो 500 से ऊपर वन्यजीव अभ्यारण्य हमारे देश में है, 106-7 के आसपास, 106 के आसपास लगभग नेशनल पार्क हमारे यहाँ है। 2 बातें हो गई, ये हस्तक्षेप इसमें नहीं होगा उद्यान में, उसमें होगा। एक और ध्यान दीजिए, इसमें होता है एक बायोस्फीयर रिजर्व, एक होता है जैव मंडल निचय, जैव मंडल निचय होता है। ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, रिजर्व। इसकी संख्या पूछेगी, भारत में भी 18 है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। ठीक है। और पूछेगा इसमें कितने जोन होते हैं, तो इसमें 3 जोन होते हैं, 3 जोन इसमें होते हैं, 3 जोन होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में, 3 जोन, 1, 2 और 3। ये नेशनल पार्क जैसा होता है, कोई इसमें नहीं जाएगा, इसमें लोग आ जा सकते हैं, जीव जंतुओं को रखा जाता है। इसमें सबसे वैसे जीव रखे जाते हैं जो आने वाले समय में विलुप्त होने वाले हैं, है ना, उनके लिए होता है, पेड़ पौधे जीव जंतुओं के लिए। इसमें रिसर्च, एजुकेशन ये सब हो सकता है, पर्यटन, घूमने फिरने वाले लोग जाएंगे। और ये मानव का आवास होता है, मानव आवास, यानी कई सारे गांवों को भी एक बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया जा सकता है।
तो ये जीव जंतुओं को बचाने के लिए 3 प्रकार का कंसेप्ट यहां पे आता है। ठीक है, अब ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य है जिसमें गेहूं की खेती बेसिकली नहीं की जाती? करेक्ट आंसर इसका तमिलनाडु। इसको ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर गेहूं की खेती नहीं के बराबर होती है। पश्चिम बंगाल सबसे अधिक उत्पादन किसका करता है? चावल का। चावल के साथ जिसका करता है? जूट का। ठीक है, जूट में पश्चिम बंगाल सबसे 1 नंबर पे, चावल में सबसे 1 नंबर पे। कर्नाटक में रेशम की खेती सबसे अधिक होती है, रेशम में कर्नाटक 1 नंबर पे, याद रखिएगा। रेशम जो है उत्पादन में कर्नाटक 1 नंबर पे है। ठीक है, पश्चिम बंगाल चावल और जूट में, तमिलनाडु गेहूं नहीं, चावल खेती होती है यहाँ पे। उसके बाद ये पॉइंट तो पहले भी आ चुका है, उसको फिर भी रिपीट कर दूं कि ये PRT 1 से 5 तक के लिए जो है ये कोर्स चल रहा है रैपिड, इसमें से आप एडमिशन ले सकते हैं। 499 रुपीज इसका जो है बेसिकली रखा गया है फीस। 24 अप्रैल से बैच चल रहा है ये। ठीक है, आप ऑफलाइन ऑफिस भी आ सकते हैं और ऑनलाइन ऐप के माध्यम से भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। 24, बिहार राज्य की चौहद्दी पूछ रहा, बिहार के इधर उधर क्या है? तो देखिए, बिहार की चौहद्दी कुछ इस तरह की है। ईस्ट की तरफ देखें तो पश्चिम बंगाल है, इधर इधर नॉर्थ में नेपाल, इधर झारखंड, और इधर हो गया यूपी, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा, झारखंड से 8 जिले बिहार के, यूपी से 8 जिले बिहार के, नेपाल से 7 जिले बिहार के, और पश्चिम बंगाल से 3 जिले मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको याद रखना है। ठीक है, हमारा जो बिहार है उसके पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में यूपी, तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में उत्तर प्रदेश, गलत, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में मध्य, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर सी है। करेक्ट आंसर जो है यहां पर वो क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, करेक्ट आंसर सी, बिल्कुल नारायण जी, करेक्ट आंसर सी। आगे चलिए। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है। कह रहा है कि एक प्रकार से ये पत्थर है, इसको इस तरह से और ऐसे घुमाया जा रहा है, ऐसे करके। ठीक है, तो जब आप घुमाते हैं तो धागा आपका टाइट हो जाता है, इसमें एक टेंशन फोर्स होता है। ठीक है, टेंशन बल लगता है। ठीक, टेंशन। और क्या होता है कि अंदर एक बल लगा टेंशन, इसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, और बाहर एक बल लगता है mv²/r, इसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय, तो अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय, 2 बल लग रहा है, दोनों बैलेंस फोर्स है जिसकी वजह से वो घूम रहा है। और अचानक अगर हाथ से धागा छूट जाए तो क्या होगा कि जो सर्कल पर घूम रहा था, ठीक है, ये पत्थर का टुकड़ा उस सर्कल के टेंजेंट लाइन के अकॉर्डिंग, चूंकि अंदर का फोर्स तो समाप्त हो गया, ये फोर्स खत्म हो गया। ठीक है, तो ये खत्म होते ही बाहर का फोर्स भी, अंदर के फोर्स से ही बाहर के फोर्स का अस्तित्व है, तो ये खत्म हो गया, तो ये टेंजेंट के अकॉर्डिंग, है ना, स्पर्श रेखा के अकॉर्डिंग बाहर की तरफ निकलेगा और फिर नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो स्पर्श रेखा जो होती है टेंजेंट के अकॉर्डिंग वो चलता है टेंजेंट, पत्थर स्पर्श रैखिकता उड़ जाता है। ए सबसे करेक्ट आंसर होगा, ये उड़ जाता है। ठीक है, कीचड़ में जब साइकिल फंसती है तो जब पैडल मारते हैं तो कीचड़ क्या होता है, पूरा का पूरा मेरे शरीर पे आता है, वो पहिए के साथ नहीं चलता, बल्कि वो पहिए से घूमता हुआ पहिए के स्पर्श रेखा, है ना, ऐसे पहिया घूम रहा, उसके स्पर्श रेखा के अकॉर्डिंग हम पर गिर जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है पत्थर स्पर्श रैखिकता उड़ जाता है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, अंदर का फोर्स अगर समाप्त हो जाए किसी वृत्तीय पथ पर घूमते हुए, सर्कुलर पाथ पर घूमते किसी वस्तु पर अगर लगने वाला अंदर का फोर्स समाप्त हो जाए तो वो टेंजेंट के अकॉर्डिंग चलेगा, उस सर्कुलर पाथ के वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखा के अकॉर्डिंग वस्तु गिर जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य ग्रहण का मतलब ये हो गया कि ये सन है, ठीक है, और ये पृथ्वी है, अर्थ है, तो अर्थ से सन हमें नहीं दिख रहा है। कब ऐसा हो सकता है? जब यहां पे मून आ जाए, मून आ जाए तो उस कंडीशन में सन की केवल छाया हमें यहां मून पे दिखेगी,
सन हमें नहीं दिखेगा, ढका हुआ दिखेगा, इसी को हम कहेंगे सूर्य ग्रहण, इसी को कहेंगे सूर्य ग्रहण। तो क्या होगा जब चंद्रमा बीच में आएगी। तो ए करेक्ट आंसर इसका हो गया, ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये सबको मालूम होगा, मैं इसमें एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा आपको दे देता हूं। एक्स्ट्रा ये कि जब सूर्य ग्रहण लग रहा होता है उस समय सूर्य की जिस काले परत को हम देखते हैं वह कोरोना सतह है। वह सूर्य का कौन सा सतह है? कोरोना सतह है। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा सतह दिखता है? कोरोना, बिल्कुल करेक्ट, कोरोना सतह दिखता है। ठीक है। और फोटोस्फेयर ये क्या है? फोटोस्फेयर कोरोना के बाद वाली सतह है, लेकिन इसकी ब्राइटनेस ज्यादा है, इसलिए हम केवल कोरोना को नहीं देख पाते, फोटोस्फेयर हमें दिख जाता है। और फोटोस्फेयर का टेम्परेचर कितना? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। फोटोस्फेयर का टेम्परेचर कितना? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट। आगे चलिए। अब यहां पे जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4 जो आने वाला है उसके लिए देख रहे हैं, ये टीजीटी माध्यमिक क्लास 9 और 10 के लिए यहां पर एसएसटी और जीएस का एक बैच चलेगा 9 अप्रैल 2024 से। ये फी इसकी 1099 रुपीज रखी गई है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और इसमें एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप ले सकते हैं। 1099 ये बेसिकली टीआरई 4 के लिए है, टीजीटी मिडिल क्लास 9th और 10th के लिए बैच चल रहा है। उसके बाद आई 35 शुष्क सेल बैटरी जो होती है, ड्राई बैटरी। देखिए एक तो पॉइंट याद रखना है कि बैटरी जो होती है, बैटरी इसको हम 2 कंडीशन में बांटते हैं। एक को कहते हैं प्राइमरी और एक को कहते हैं सेकेंडरी। ठीक है, 2 तरह की बैटरी होती है। प्राइमरी बैटरी जो होती है इसको कहेंगे नॉन चार्जेबल। मतलब एक बार जिस बैटरी को हमने यूज किया और उसके बाद उसको फेंकना पड़ेगा, दोबारा चार्ज हो नहीं सकता, जैसे टॉर्च की बैटरी, वो प्राइमरी बैटरी का उदाहरण है। सेकेंडरी का मतलब होता है जो रिचार्जेबल हो, जिसको बार बार चार्ज किया जा सके, जैसे मोबाइल की बैटरी, जैसे गाड़ियों में यूज होने वाली बैटरी, घर में जो इन्वर्टर वगैरह चलाने के लिए बैटरी यूज करते हैं, बार बार रिचार्ज होता है, वो सेकेंडरी बैटरी का उदाहरण है। ठीक है। तो इसमें से सेकेंडरी बैटरी में जनरली जो सॉल्यूशन होता है, वो तो H2SO4 होता है, H2SO4। ठीक है। प्राइमरी में भी H2SO4 होता है, इसमें अलग भी हो सकता है, इसमें तो सेकेंडरी में H2SO4 ही होता ही है। अब पूछ रहा है कि ड्राई जो बैटरी है उसमें क्या होता है। ड्राई बैटरी में एक्चुअली में सॉल्यूशन लिक्विड नहीं होता, सॉलिड होता है, पाउडर के रूप में। किसका पाउडर? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। अमोनियम और जिंक, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ठीक है, इसका पाउडर उपयोग में लाया जाता है। यहां ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी बैटरी का सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा? H2SO4 होगा। अच्छा, आज के समय में वाहन में उपयोग होने वाला जो बैटरी है वो कौन सा बैटरी है? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सीसा संचायक बैटरी, और इंग्लिश में कहते हैं लेड स्टोरेज बैटरी के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका सॉल्यूशन क्या होता है? H2SO4। सॉल्यूशन H2SO4। हाँ ठीक है ना, रिचार्जेबल तो हो गया, लेकिन उसका नाम क्या था? वाहन में उपयोग होने वाला बैटरी। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, याद कीजिएगा, सीसा संचायक बैटरी कहते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, दैट्स राइट। नेक्स्ट पे आते हैं। गामा किरणें क्या होती है? गामा किरणें क्या? जब कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, है ना, पदार्थ, रेडियो सक्रिय पदार्थ इसको कहते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ, इससे 3 प्रकार की रेडिएशन निकलती है, अल्फा, बीटा और गामा। तो गामा क्या होती है? एक रेडिएशन है ना, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलती है। इस पर कोई आवेश नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, ये आवेशहीन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई आवेश नहीं होता है। अल्फा पर आवेश होता है, कितना आवेश होता है अल्फा पे? पॉजिटिव। ठीक है। बीटा पे कितना? नेगेटिव। गामा पर कितना? कोई आवेश नहीं। ठीक है।
गामा पर कोई आवेश नहीं। तो इसमें से गामा किरणें क्या होती है? तो गामा किरणें रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती है। करेक्ट आंसर सी। करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। गामा किरणें जो है रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती है। ठीक है। और अल्फा बीटा गामा बता दिया, इस पे कोई आवेश नहीं होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा गामा पे, गामा चार्जलेस है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक। इसमें 2 पॉइंट और याद रखिए। एक तो भेदन क्षमता, कौन रेडिएशन कितनी ज्यादा भेद पाएगी किसी चीज को, सबसे अधिक भेदन क्षमता, इसको कहते हैं पेनेट्रेटिंग पावर। पेनेट्रेटिंग पावर गामा बीटा अल्फा, सबसे अधिक पेनेट्रेटिंग पावर गामा की, फिर बीटा की, फिर अल्फा की। ठीक है। एक आदमी पे गामा गिराया जाए तो इस पार से उस पार, बीटा काफी अंदर जाके निकल जाएगी, अल्फा स्किन तक ही रह जाएगी। ध्यान दीजिएगा, भेदन। और एक होता है आयोनाइजिंग पावर। आयोनाइजिंग पावर, इसको कहते हैं आयनन क्षमता। आयनन क्षमता, इसमें सीधा इसका उल्टा, सबसे अधिक अल्फा का, फिर बीटा का, और फिर सबसे कम गामा का, आयन के रूप में कन्वर्ट करना। 2 चीजें याद रखेंगे। ठीक है। आगे चलिए। तड़ित के कारण निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया होती है? यानी यहां पे कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो ये प्रोड्यूस होती है आसमान में, इलेक्ट्रिसिटी ये एक्चुअली में क्या करती है कि एटमॉस्फेयर में जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इनका कॉम्बिनेशन होता है, जुड़ते हैं ये, और तब ये बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है इस तड़ित के कारण से। कौन सा? हाँ, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। करेक्ट आंसर सी है। करेक्ट आंसर है सी। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है, करेक्ट बात है। ये इसमें तड़ित के कारण से ऐसा नहीं होता है। करेक्ट आंसर यहां पर हो गया सी। सी करेक्ट आंसर है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन NO2। आगे आइए। श्वसन मूल पाई जाती है न्यू मेट्रोफोरेस, ये लिखा हुआ है यहां पे। ठीक है। श्वसन मूल, देखिए एक शब्द आपने सुना होगा मैंग्रोव। मैंग्रोव, ये मैंग्रोव का जो पौधा होता है ये एक्चुअली में जल या मड में होता है, कीचड़ में, जहां पे समुद्र और जमीन मिलते हैं वहां पर ये होता है। ठीक है। मैंग्रोव वाला पौधा ये। ठीक। इसकी खास बात क्या होती है कि इसकी जो जड़ें होती है एक विशेष प्रकार की जड़ होती है जो पानी के सतह पर ही होती है, और थोड़ी सी ये मिट्टी होती है यहां पर, इस मिट्टी को जकड़े रहती है, पकड़े रखती है, पकड़ने का काम करती है। ठीक है। तो इस प्रकार के एक स्पेशल टाइप की ये स्ट्रक्चर है, जड़ से संबंधित एक संरचना है जिसको श्वसन मूल के नाम से जानते हैं। और यही जो इसके ऊपर पौधे होते हैं जो आगे बढ़ते हैं, उन पौधे को श्वसन का काम इसी रूट के माध्यम से होता है। ठीक। जिसको हम कहते हैं न्यू मेट्रोफोर्स। तो एक विशेष प्रकार की जड़ संरचना है जो पानी के ऊपर होती है ना, पानी के सतह पर इस प्रकार से होती है, जो मिट्टी को काफी पकड़े रखती है और मिट्टी को पानी बहा के ले नहीं जा सकता। एक खास बात होती है मैंग्रोव वन की। ठीक। तो इसमें से राइजोफोरा जो है ये मैंग्रोव का एक टाइप है, और इसको ट्रू मैंग्रोव भी कहते हैं। ट्रू मैंग्रोव के नाम से जानते हैं। इनकी जड़ें जो होगी बिल्कुल इसी टाइप की होगी, जिसके वजह से ये एग्जिस्ट कर पाते हैं, और मैंग्रोव जो है ये काफी अधिक संख्या में उग पाते हैं। ये एक विशेष प्रकार का ट्री का स्ट्रक्चर है, जड़ का, नॉट ट्री, जड़ का एक स्ट्रक्चर होता है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो गया बी, राइजोफोरा। ठीक है। करेक्ट आंसर राइजोफोरा, याद रखिएगा इसको। एक वर्णांध पुरुष कलर ब्लाइंडनेस की बात कह रहा है। ठीक है। एक समान महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे, कलर ब्लाइंडनेस। एक तो कलर ब्लाइंडनेस जो है इसमें रेड एंड ग्रीन, इसके बीच अंतर कर पाना काफी मुश्किल होता है किसी व्यक्ति के लिए। ठीक है। ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। ठीक है। रेटिना जो आंख का सबसे पीछे का भाग है, बैक पार्ट
ऑफ आई, ठीक है, उसमें एक विशेष प्रकार के कोशिका होती है, सेल होती है, जिसको हम कहते हैं कोन, कोन, ठीक है, कोन कोशिका। उसी की वजह से कलर ब्लाइंडनेस होती है। अगर वो सही तरीके से काम ना कर रहा हो तो कलर ब्लाइंडनेस की केस होती है। कलर ब्लाइंडनेस में बेसिकली क्या होगा कि जो अगर मेल को है तो अधिकांश चांसेस ये बनते हैं कि मेल तक ही वो ट्रांसफर होगी, लेकिन एक जनरेशन के बाद होने की पूरी गुंजाइश उसमें से बनती है, ठीक है, एक जनरेशन के बाद। तो यहां पे ये पुरुष, इस पुरुष की मान लो कि एक बच्ची है, उसका जो बच्चा हुआ उसमें अधिक चांसेस ये बनता है कि इस बच्चे को जो है इस प्रकार के कलर ब्लाइंडनेस होने की गुंजाइश बनेगी। तो इसमें सबसे करेक्ट आंसर होगा जो उस पुरुष के जो पुत्री हैं उनके पुत्रों में इसकी संभावना ज्यादा बनती है कलर ब्लाइंडनेस की, ठीक है, एक डिफेक्ट होता है कलर ब्लाइंडनेस की। तो करेक्ट आंसर यहां पे हो गया सी। करेक्ट आंसर जो इसका होगा 39 का, वो सी माना जाएगा। और सबसे अंत में होगी टाइफाइड पैदा किया जाता है। टाइफाइड ये एक्चुअली में पैदा होता है बैक्टीरिया से, ध्यान दीजिएगा, ये बैक्टीरिया से पैदा होता है टाइफाइड, ठीक है, और स्यूडोमोनास स्पीसीज द्वारा। अब यहां पे देखिए स्टेफाइलोकोकस, बैसिलस, एक से अधिक इनमें। अब यहां पे ध्यान दीजिए, तीनों जो है ये बैक्टीरिया के स्पेशल फैमिली है, बैक्टीरिया की फैमिली की बात की गई है ना, बैक्टीरिया की फैमिली है, तीनों परिवार हैं। अब इसमें से स्यूडोमोनास जो है इसके कारण से निमोनिया भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, निमोनिया, इसके कारण से भी निमोनिया हो सकता है, निमोनिया, या इसके कारण से जो है ये स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम, ठीक है, स्किन प्रॉब्लम। ये जो बैसिलस स्पीसीज होता है बेसिकली, ये बैसिलस स्पीसीज के कारण से भी क्या होता है, कभी कट फट गया हो, कभी हाथों में इन्फेक्शन हो गया हो, कटने पर इन्फेक्शन का होना इसी की वजह से होता है, कटने पर इन्फेक्शन का होना इसी वजह से होता है। और टाइफाइड को पैदा करने वाला जो बैक्टीरिया है वो बेसिकली जिस फैमिली का है वो बैसिलस फैमिली से बिलोंग करता है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे सी होगा। करेक्ट जो आंसर है वो हमारा सी होगा। हालांकि हम इसमें एक बेसिक पॉइंट यह है कि एक से अधिक से भी हो सकता है, ये तो डी भी लगाया जा सकता है, लेकिन हम एक्चुअली इस पॉइंट पर इसीलिए पहुंचे क्योंकि इसकी फैमिली से रिलेटेड है ये, इसलिए, ठीक है। तो बैसिलस आप लगा लीजिए, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का जो हमारा था ये डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। अगले क्लास में हम मिलेंगे तो फिर एक नए डिस्कशन को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।